जाना कि दो संख्या पर ही काम नहीं होता। दो पर ही काम करेगा, तीन पर काम नहीं होता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में। इसके नेक्स्ट है हमारा बहुपद। बहुपद मतलब क्या तरह हो गया, पॉलिनोमियल। तो आपने यहाँ जाना पहली बार तुम्हारे यहाँ परिचय, तुम्हारे सवाल आएगा तुम्हारे सामने कि किसे कहते हैं बहुपद। पहचानिए कि बहुपद इनमें से है कौन। कब पहचानेंगे बहुपद है हमारा, यदि घात हमारा हो पूर्ण संख्या, किसी बीजीय व्यंजक की घात हो पूर्ण संख्या, वो हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद। कभी तुम्हारा घात यदि आ गया -1 है ना, रूट में आ गया, या कुछ भी जो उटपटांग टाइप का हो, तुमको यदि आ जाता है घात हमारा, तो हम क्या कर देंगे, वो हमारा बहुपद नहीं है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कहीं लिखा रहे हमारा x + 1/x, क्या ये बहुपद है? नहीं कहेंगे सर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है सर? यहाँ देखिए पावर यहाँ माइनस बनाए, कभी भी x बटा में नहीं आना चाहिए। बटा में आ भी गया तो जैसे मान लो कहीं ऐसा तुमको लिख दिया जाए x² + x³ x, पूछेगा क्या बहुपद है, तो कह देना नहीं है, जो गलत हो जाएगा। बहुपद है, कैसे बहुपद है, यहाँ से ले लो x कॉमन, कट न गया इसे ही, तुम्हारे सामने जाल फेंक दिया, तो थोड़ा सिखा दिए को बात कि बटा में होगा तो वो कह देना बहुपद नहीं है, तो है बटा नहीं तो फंस गया। तो दिमाग को स्थिर करके जो है जवाब देना है। ठीक है, क्या जवाब तुमको देना है भाई कि बहुपद है कि नहीं है। x + 1/x है, उसको भाग वो करेंगे तो क्या करेंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा। आओ बैठो, आगे बैठो, आगे उधर जाए, बैठ जाओ उस साइड से, पीछे करो वो। तो तुम्हारा बहुपद जो है ये बहुपद तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, तो कहेंगे सर नहीं हुआ। कहे सर मेरा x कहाँ है, नीचे में। बटा में यदि हमारा x होगा तो उसको हम कह देंगे बहुपद नहीं है। फिर वही यहाँ नहीं सर, कर देंगे बहुपद नहीं, यहाँ बहुपद है। क्यों, यदि वो x नहीं सिंप्लीफाई होगा, नीचे में मेरा x रह ही जाएगा, तब कह देंगे मेरा बहुपद नहीं है। यदि नहीं रहे नीचे में x, तो कह देंगे मेरा बहुपद है। तो तेरा पहला सवाल तुमसे पूछेगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप ऐसे कर दीजिएगा। सिंपली तुमको देखना है उसका पावर, उसका डिग्री तुमको देखना है कि उसका डिग्री कैसा है। यदि डिग्री उसका होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो कह देंगे उसको मेरा क्या है, बहुपद है। अब बहुपद जो है मतलब पॉलिनोमियल दो तरह के होंगे। पॉलिनोमियल दो तरह के होंगे, कौन कौन, एक होगा द्विघात और तुम्हारा सेकंड क्या हो, त्रिघात। ऐसा नहीं कि दो ही तरह का होगा, और तरह के होते हैं, एक घाते भी होते हैं, चतुर्थ घात वाला भी होगा, लेकिन हम उस पर बात नहीं करें क्योंकि ये दो चीज हमारे परीक्षा में है, तो हम इसी पर करते हैं बात। द्विघात बहुपद क्या होता है सर, इसका होता है मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + bx ax² + bx + c। इसका होता है ax³ + bx² + cx + d। अब जब ये बहुपद द्विघात होता है तो इसके शून्य होंगे दो। ठीक है, बताओ कैसे इसके शून्य होगा, दो। एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। और जब तीन घात होगा इसका होगा तीन अल्फा बीटा और गामा। तुमसे पूछ लेगा कि दिए गए बहुपद है, एक दे देगा बहुपद, बोलेगा बता इसको शून्य की कितनी संख्या है इसकी, तो हम कह देंगे उसको देख लेंगे ना हम। सर यदि पावर है 2 तो 2 को शून्य होगा, पावर है 3 तो 3 होगा। ये सारी बातें हो गई बेसिक बातें। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। अब तुमसे पूछेंगे बहुपद जो है मतलब पॉलिनोमियल जो है उसमें रिलेशन क्या है, क्या हुआ, अच्छा कोई बात नहीं। यदि हमारा बहुपद जो है ना, जो भी है हमारा, तुमसे पूछेगा उसमें रिलेशन। पहला द्विघात बहुपद के लिए हमसे इसलिए पूछेगा क्या क्या संबंध है। तो जब इसके शून्यक हैं दो, अल्फा और बीटा, तो मेरे पास जब दो शून्यक तो दो संबंध। पहला शून्यकों का योगफल मतलब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो,
ठीक है। शून्य को क्या कहते हैं? जीरोज भी कहा जाता है। तुमसे पूछेंगे जीरोज का मतलब क्या हुआ, शून्य का मतलब क्या हुआ? तो x का वह मान जिस पर किसी बहुपद का मान ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है। जैसे तुमसे कोई तरह का सवाल पूछ लेगा, बोलेगा p ऑफ x है और ये x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6। अब बोला कि आप बताइए कि यदि x बराबर 2 इसका जीरोज है तो बताओ a का वैल्यू क्या है। इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे हम, देखनी बोल दिया कि x बराबर 2 हमारा जीरोज है, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे और बराबर में मेरा क्या माना जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है कृष्णा कुमार, क्या उसमें ठीक आ रहा है? ठीक है। तो हम पकड़ लेंगे जीरो है कि नहीं, वहाँ से हम a का मान, b का मान, चाहे जो भी अननोन होगा तो कह सकते हैं, बना देंगे हम। चलो, तो अब ये हमको जानना है कि हमारा ये उसके बाद क्या हमारा बात रह गया कि सर इसका ये क्या होगा। सर ये होता है माइनस b/a और ये मेरा क्या होता है, c/a। ठीक है। अब इसी में तुमसे पूछेगा ऐसा कि बताइए कि 2 जीरोज है, मतलब एक पोलिनोमियल जो द्विघातीय बहुपद है उसके शून्य आपस में व्युत्क्रम है। इसका क्या मतलब होता है? इन बोलेगा कि वो रेसिप्रोकल एक तरीके से, 2 शून्य है और दोनों आपस में कैसा, वो रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम है। तो वहाँ क्या करना है, वहाँ अल्फा और एक को अल्फा मान लेना है तुमको। ठीक है। इस तरह के सवाल में तो क्या करना है, एक को मानना है अल्फा, एक को 1/अल्फा। कभी तुमसे पूछ लिया जाए ऐसा करके कि सर एक बहुपद जो द्विघात है और उसके जो दोनों शून्यक है वो एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव मतलब क्या होगा कि एक यदि अल्फा है तो अगला माइनस अल्फा, मतलब तुम्हारा मन हमेशा अल्फे नहीं मानेंगे, मेरा मन हम उसको बीटा मान सकते हैं। यदि हम मानेंगे बीटा तो अगला क्या हो जाएगा, तो सर इस समय हम लोग उस शून्य का कौन से गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि देखो इसको जोड़ने से मेरा हो जाएगा जीरो, तो इसको है जीरो, तो इसके लिए हम इस प्रॉपर्टी का करेंगे यूज, शून्यकों का योग। ठीक है। वहां पर तुम्हें कोई अननोन दे देगा, मान तुमको यही दे दिया गया कि भाई मान लेते हैं kx स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, बोलेगा k का बताओ वैल्यू यदि उसके शून्य आपस में रेसिप्रोकल हो, व्युत्क्रम हो। तो वहां पर हम शून्य का जो जीरोज है उसके कौन से गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि वो बोला है व्युत्क्रम है तो गुना करने से 1 हो जाएगा, तो हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट का। ठीक है। और यदि वो कहे कि शून्यक है और वो नेगेटिव है एक दूसरे का, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे शून्यकों का योग का, क्योंकि जब योग लेंगे ना ऑटोमेटिक वो जीरो हो जाएगा, वहां से मेरा मान निकालना आसान। तो इसका भी तरीका होता है, तुमको जानना तुमको चाहिए कखनी तुमको लगाना है प्रोडक्ट और तुमको कब लगाना है सम। ठीक है। तो ये 2 बात तुम्हारा हो किसके बारे में हो गया, ये शून्य के द्विघातीय शून्य के बारे में। ठीक। अब तुम्हें इसके बाद त्रिघात के बारे में तुम जानो, या पीछे बैठ जाओ। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बताओ, इसका थोड़ा बताओ, फॉर्म तो बता दियो वहाँ पर हम, है ना। इसमें तुम्हें क्या क्या रिलेशन देखो थोड़ा, इसमें क्या क्या रिलेशन तुम्हारा है। एक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको शून्यों का योग बोलेंगे। फिर बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और तीसरा इसमें संबंध होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अब इसका वैल्यू क्या है सर, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं। ठीक है। ये तुम्हारा होता है -b/a, ये तुम्हारा होता है -d/a और ये तुम्हारा होता है c/a। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे सामने दे देगा द्विघात बहुपद, बोलेगा तुम उस शून्यों का योग बताओ, गुणनफल बताओ, कर देंगे हम, निकाल देंगे। बट कभी कभी दे देगा उल्टा, कहेगा कि तुमको शून्यों का योग तुमको पता है जीरो, तुम बताओ बहुपद बताओ भाई क्या है वो। तो जब तुम्हें ये और ये पता हो तो रिक्वायर्ड जो हमारा पोलिनोमियल होगा उसका फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ये आपको याद रहेगा? जी जरा सर। बताओ, मेरे पीछे पीछे बोलो, इसका फॉर्मूला था क्या बताओ? याद होगा। ये कब लगाना है? जब शून्यकों का योग और गुणनफल हमको दिया हुआ। बहुपद निकाल। अब यही काम त्रिघात बहुपद में हमको बोलेगा कि त्रिघात बहुपद जैसे कि शून्यकों का योग, गुणनफल और दो शून्य लेके गुणनफल का योग हमको पता है, तब बताओ वो बहुपद हमारा क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा फिर से a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स, और इसके आगे माइनस अल्फा बीटा गामा। ये तुम्हारा हो गया इसका फॉर्मूला त्रिघात बहुपद निकालने। और इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हमको शून्यकों का योग, गुणनफल और दो शून्य लेके उस गुणनफल का योग दिया हुआ। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला किसके रिगार्डिंग है? इसके एक्स्ट्रा हमारा फॉर्मूला नहीं बनता है। ठीक है, हाँ, तुमको फंसा सकता है कैसे? कह देगा कि एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, मान लो ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके दो शून्य है अल्फा और बीटा। कहेगा तुम बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है? तुमसे पूछेगा तुम बताओ बाबू अल्फा माइनस बीटा क्या है? तुमसे पूछेगा अल्फा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फा बताओ। तुमसे पूछेगा 1/अल्फा 1/बीटा बताओ। तुमसे पूछेगा अल्फा स्क्वायर। बहुत सारा सवाल बनता है, तो हम बताएंगे। कुछ है एक दो को लेके बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमसे पूछ लिया गया, कहाँ गया भाई? एक और मार्कर होगा अभी। तो मानो तुमसे ही पूछा गया, देखो तो तुमको पता है क्या कि अल्फा बीटा में तुम्हें दो ही संबंध पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हमसे ही पूछ लिया गया, तो हम क्या करेंगे, जो भी सवाल देगा ना हम उसको इसके रूप में लिख देंगे, क्योंकि हमको पता क्या है, हमको यही दो गुना पता है, ये तो आपको पता नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे, लिख देंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई कहेगा कि सर आप तो ऐसे लिख सकते थे, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a माइनस बी हमको पता नहीं है, इसलिए हमने उसको इस रूप में नहीं लिखा। हमने क्या लिखा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। देखो तो वही बात है, लेकिन इसमें बदलाव तो हुआ नहीं। हमने कहा कि अब इसको तुम लेके लिख दो a प्लस बी और a इंटू बी के फॉर्म में। तो अब ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, हाँ, ये फार्मूला है हमारा। अब इसको करेंगे ना सॉल्व, तो आपको डायरेक्ट यही चलाएगा। तो हम ये लिख करके जब ये पूछेगा तो हम ये निकाल देंगे, वो भी कहाँ? अंडर रूट में वैल्यू। अब ये यहाँ तुमको करना है, एलसीएम तुमको लेना है, तो तुम्हारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये मान यहाँ निकाल चुके हैं, उसको पहले ये निकालना होगा, ये तो हमको पता ही है, तो रख देंगे, मेरा हो जाएगा आंसर। अब तुमको ये निकालना तो और आसान है। इस तरह के सवाल करना क्या है कि तुमको लेना है एलसीएम, और यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये सारा सवाल है जो हमसे पूछ सकता है, किसमें? द्विघात, मतलब ये पूछ सकता है बहुपद। ठीक है, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक हमारा क्या है इसके बाद? इसके बाद है दो चर वाला समीकरण, है ना? उसमें क्या है तुम्हारा? तो पहले हमको वहां पढ़ना है दो चर वाले समीकरण का युग्म, है ना? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो चर वाले समीकरण का युग्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना है कि जो हमारा इक्वेशन है ना वो कई प्रकार का होता है। तो वो इक्वेशन होता है दो प्रकार, एक तुम्हारा होता है संगत और एक तुम्हारा क्या होता है? असंगत। संगत मतलब क्या होता है? वो कंसिस्टेंट,
और ये तुम्हारा क्या होता है इनकंसिस्टेंट। संगत होने का मतलब होता है हल है, और इसका मतलब होता है कि हल नहीं है। नहीं। ये हल है और ये तुम्हारा क्या है हल नहीं। जब हल है तो दो बातें हैं, एक वहीं बैठ जाओ और एक आगे आगे बैठ जाओ। ऐसे करो तुम, वो आयुष कुमार तुम उठो वहां से, आयुष आगे आ जाओ। बैठो तो सामने। बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, तुम आगे बैठ जाओ पैर नीचे रखना। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो दो तरह के समीकरण हो गए हमारे, एक तुम्हारा संगत, एक तुम्हारा क्या है संगत मतलब क्या है हल है, और दो मतलब हल नहीं है। जब हल है तो दो बातें, एक जब हल है तो दो बातें हैं, या तो एक हल होगा या तो अनंत हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब हल नहीं है तो कहानी खत्म है। जब यदि एक हल है इसका कंडीशन होता है। अब जो कंडीशन कब होगा, जब हमें पता होगा कि मेरा इक्वेशन क्या है। तो कोई भी इक्वेशन जो हो पेयर में a1x है ना, b2y प्लस c2 बराबर 0, बताओ यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। तो कॉफिशिएंट है हमारा a और b, x और y की, और c1 c2 क्या है तुम्हारा कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो अब फिर कैसे उसको हम तुमको याद है बता दो, एक हल होने का क्या शर्त है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to b1 by b2. तो सारा बच्चा नहीं बोल रहा है भाई। a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is जब बता दो इसका ग्राफ तो ना कैसा होता है प्रतिच्छेदी, या कहेंगे उसको इंटरसेक्टिंग। ऐसा ग्राफ होगा, कट जाएगा वो। अच्छा, अनंत हल है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। तो इसका शर्त क्या तुम्हारा है, a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। सब बराबर है ना, a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। मतलब ग्राफ से कैसा होगा, कोइंसाइड करता है, संपाती कहा है। उसका ग्राफ होता है संपाती, मतलब एक के ऊपर दूसरा कितना चला है, कटेगा नहीं है, ठीक है ना। एक के ऊपर एक, इसको कहा जाता है कोइंसाइड करना, ठीक है कोइंसाइड। और हल नहीं है तो बता इसका शर्त तुम्हारा क्या है, शर्त इसका a1 by a2 बराबर b1 by b2 is not equal to c1 by a1 c2 by a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। और इस केस में ग्राफ समांतर ग्राफ समांतर। कृष्णा कुमार उनको कुछ खाए के दो लगा रहे हैं तो बोल रहा है, तो बताओ ग्राफ कैसा होगा, समांतर ग्राफ। ठीक, सब बोल रहा है तो सब खा ले तो वो खा लेगा। बड़े मूर्ख लेकिन है वो, आपके इस लॉजिक समझ में नहीं आता है। सब बोल रहा है था बोल रहा है हो गया। नहीं यहाँ तक आ रहा है, उधर का पास में तो कट रहा। ठीक है ये लोग की देखते हैं भगवान जाने। फिर सर आप बताइएगा तो वो नहीं ना आपका चेहरा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, यहाँ तक हो ना गया। इसमें तुमको जानना होता है विधि, हल करने की विधि। तुमको याद है हल करने की विधि, हल करने की जो विधि है वो दो तरह का है। एक है तुम्हारा बीजगणितीय विधि, जिसको कहते हैं अलजेब्रिक विधि, है ना। तुम्हारा क्या होता है ग्राफीय विधि। तुमको तो ग्राफ तुमको सिखाया बनाना, जी सर। और ये तुम्हारा परीक्षा में सवाल आएगा 5 मार्क्स का। यदि आता है तो थोड़ा कंफर्म है 5 मार्क्स, नहीं आता है तो नहीं है तो तुम उसको सीखने का प्रयास करो। बीजगणित मतलब अलजेब्रिक, ये है हमारा अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, देखो ये 3 तरह का है हमको पढ़ना बेसिकली। पहला तुम्हें पढ़ना है विलोपन मतलब एलिमिनेशन,
तो क्या तुम्हारा एलिमिनेशन एलिमिनेशन। सेकंड तुम्हें पढ़ना है क्या, प्रतिस्थापन। हाँ? क्या है, क्या आएगा मतलब, अरे भैया ये तो मेथड ना है, ग्राफ तुम्हारे में ग्राफ काम को नहीं आएगा, तुम्हारे में ग्राफ काम को नहीं देखो आता है। प्रतिस्थापन मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। और थर्ड तुम्हारा होता है ये, तुम्हें को खाली तुमको दोनों पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है, इन दोनों को, इन लोगों को पढ़ना है, उसको बोलते हैं बर्ज गुणन, है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ग्राफ, तो ग्राफ हमको पता ही है, ग्राफ से ड्रॉ करते हैं, जो भी इक्वेशन देता है उससे किसी का मान निकालते हैं, पॉइंट रख के प्लॉट करते हैं ग्राफ 1 बाय 1। इसको रुकने का अभी टाइम नहीं है बाबू, तो मिलवे नहीं करेगा, परेशान का अलावा। वीडियो है। तो अब तो अपडेट हो गए हैं हम, मान लो कोई दिन नहीं भी आएगा तो अवेलेबल हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो विलोपन तुमको पता है कैसे बनाते हैं सवाल, मेथड तो हमको आता है ना। जी सर। तीसरा चीज हम देख लेते हैं एक बार, ये हमारे नया चीज है। मान लो कोई इक्वेशन है a1x b1y प्लस 1 बराबर 0। शर्त होता है इसके लिए कि है ना हमारा राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। इसका पहला शर्त क्या है कि राइट हैंड साइड क्या हो तुम्हारा, 0 हो, ठीक है। और यहाँ से करो क्या, a1 a2 b1 b2 और इसका तुम लिख लो वैल्यू, ठीक। ध्यान रहे ये तुम्हारा पहले क्या लिखा गया है, तो x, सेकंड तुम्हारा क्या है y, और थर्ड तुम्हारा क्या है कांस्टेंट। पहले करना क्या है, लिखना है पहले x, जिसको लिखेंगे उसको झाँप दीजिएगा, मतलब x लिखे ना, x को क्या करना है, x को झाँप देना है। और ध्यान रखना पहले ऊपर से नीचे, फिर घटाओ, फिर नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे, फिर घटाओ, फिर नीचे से ऊपर। तो हम पहले x को झाँप दिए, गुणा कीजिए b1 गुणे c2, b1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है बराबर। ये तुम लोगों को नहीं आएगा। फिर करना क्या है, लिखना है माइनस y, जी सर। फिर झाँप दो y, फिर गुणा करेंगे ऊपर से a1 गुणे C2 a1 c2 माइनस A2 C1, फिर बना बराबर, यहाँ देना है कांस्टेंट में 1, जी सर। तो वहाँ कांस्टेंट झाँप दो a1 B2 माइनस A2 B1। इसी को सॉल्व कीजिएगा, तुमको हो जाएगा। बारी बारी जो लिख लीजिएगा इसको, एक बार ये और एक बार ये लेंगे तो उससे x निकल जाएगा, फिर यहाँ लेंगे तो उससे y निकल जाएगा। एक बात और देखो कि जो विलोपन है ना प्रतिस्थापन, ये ऐसे इक्वेशन के लिए है जिसका ओनली वन सॉल्यूशन, जी सर। और ये जो है ना सब तरह की ऑलराउंडर आदमी है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कर लेता है, लेकिन वो कोई एक काम करेगा, ठीक है। यहाँ तो कहना स्पष्ट है। तो हमने जो हमारा इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला, उसमें कुछ फॉर्मूला तो है नहीं, उसमें शर्त की बात आती है कि बताइए भाई 1 सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, सोल्यूशन नहीं होगा कब होगा, जब 1 होगा तो क्या कहेंगे, ग्राफ कैसा होगा, यही सब बात हमसे पूछता है। तो सब देख ही लिए हम, मेथड देख ही लिए। फिर तो इसमें आता है वर्ड प्रॉब्लम, है ना, तो वो तो हमारा अभ्यास का चीज है, वो फॉर्मूला से कुछ उसका फॉर्मूला तो है नहीं। जितना सवाल देखेंगे, जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया आएगा वो चीज। तो यहाँ हमारा फार्मूला अब खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जी सर। ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या होगा, साथ में देखो नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक। देखो एक जो द्विघात समीकरण होगा, नाम से स्पष्ट है, उसका कितना पावर रहेगा, 2 रहेगा। तो तुम्हारे परीक्षा में यहो सवाल आएगा, इनमें से कौन क्वाड्रेटिक है, मतलब इनमें से कौन द्विघातीय है। कहने के लिए पावर 4 रहेगा, 3 रहेगा, उसको देख के नहीं बोलना है कि वो क्वाड्रेटिक है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, यदि पावर 2 आ गया तो कह देना है कि वो हमारा क्वाड्रेटिक है,
पावर 2 नहीं तो वो क्वाड्रेटिक भी नहीं है। ठीक है। तो ये पहली बात, शर्त क्या है क्वाड्रेटिक होने का, मेरा एक्स स्क्वायर मतलब होना चाहिए और कोफिशिएंट इसका नॉन जीरो हो, मतलब ए का मान कभी जीरो नहीं हो, नेगेटिव हो मतलब नहीं है, पॉजिटिव हो दिक्कत नहीं, लेकिन जीरो जीरो बताओ जीरो क्यों नहीं होगा? उसका जीरो जीरो हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण रहेगा, खत्म रह जाएगा। ये वाला एक्स वाला टर्म जीरो हो सकता है लेकिन ये वाला टर्म जीरो नहीं हो, कांस्टेंट टर्म जीरो हो सकता है लेकिन ये वाला टर्म जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। फिर देखो इसके आगे, अब तुमसे पूछेंगे इसमें जब द्विघात समीकरण है तो यहाँ एक आती है बात हल की, इसको हम कहेंगे रूट। ठीक है, जो था ना पहले बहुपद शून्य के में, जो था ना बहुपद में क्या था, बहुपद में शून्य, यहाँ उतना क्या बन जाएगा हल या रूट। यहाँ जो था पहले शून्य, अब तुम्हारा क्या है वो हल। तुमसे परीक्षा पूछेगा सवाल कि भाई तुम ऐसा करो, एक द्विघात समीकरण है, तुम इसके मूलों का योग बताओ। हल कहते हैं उसको या उसे मूल कहा जाता है। ठीक है, तुमसे क्या तुमसे पूछेगा मूलों का योग, तो मूलों का योग निकालने के लिए मूल निकालना पड़ेगा तो ना योग करेंगे, ये नहीं करना है, मूल निकालना ही नहीं है। तुमसे पूछेगा मूलों का योग, सिंपली कर देना है अल्फा प्लस बीटा माइनस डी बाई ए, कहानी खत्म। बिना मूल निकाले हमारा, बिना रूट निकाले उसका आंसर लिखो। उसी प्रकार से पूछेगा तुम बताओ बाबा प्रोडक्ट बताओ रूट का, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये दो बात हम इसके बारे में जानें। अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको सॉल्व दो तरीके से करते हैं, एक होता है फैक्टराइज करके और सेकंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हल करने का तरीका इसका दो तरीका, एक तुम्हारा है बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड तुम्हारा क्या है क्वाड्रेटिक, बोलो बाबू फॉर्मूला से करते हैं इसका। ये तो तुमको सिखाया गया खूब बढ़िया से और आपको ये सिखाया गया है खूब बढ़िया से, है ना। कोई इसका फॉर्मूला तो होता नहीं है, फॉर्मूला इसका होता है, ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब यहाँ जो d होता है वो d हमारा क्या होता है, तो d 4a। इस डी को क्या कहा जाता है बाबू, विवेचक कहा जाता है, विवेक नहीं बोलते, विवेचक, या इसको बोलते हैं आप डिस्क्रिमिनेंट, हाँ इसका एक और नाम है, इसको विवेचकर भी कहा जाता है, विवेचकर। हिंदी के अनेकों नाम लेकिन इंग्लिश में एक नाम क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसको सिंबल्स का क्या है हमारा कैपिटल डी, स्मॉल डी है क्या तुम्हारा कैपिटल डी। अब जो डी का वैल्यू है वो तीन तरह का होता है, या तो ये होगा जीरो, या तो वो होगा जीरो से छोटा, या वो होगा जीरो से बड़ा। इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि हमारा इसका डी का वैल्यू जीरो है ना, यदि डी का वैल्यू जीरो है बताओ इसका मूल तरह कैसा होगा, वास्तविकता का समान। और डी यदि जीरो से बड़ा है तो वास्तविकता का भिन्न या असमान, है ना। और डी नेगेटिव है तो अवास्तविकता का असमान, मतलब अनरियल और अनइक्वल, है ना। और इस केस में हमारा कोई सोल्यूशन होगा, इस केस में कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। वैसे ये हल नहीं कब, तो वास्तविक संख्या में हल नहीं है, ये हल किसमें नहीं है, वास्तविक संख्या। यदि हमसे कहा जाएगा अवास्तविक इसका हल बताओ तो वो तो हम बता सकते हैं, जो भी आएगा ना तुम्हारा वो उसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यदि डी निगेटिव हो जाएगा तो उस समय उसको बोलते हैं कि इसके हल क्या तुम्हारा है, अवास्तविक है, अनरियल है, बोले क्या तुम्हारा है वो अनरियल, तो उस केस में हल हो जाएगा। बट तुमसे कभी सवाल ही ऐसा न पूछा जाएगा जहाँ तुम फंस जाओ, हमेशा तुमसे क्या बात करेगा वो कि उसका मूल तुम्हारा क्या है, तो वास्तविक है। ठीक है, इसमें एक और केस होता है जब डी का मान जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर हो जाए, इस केस में उसका मूल तुम्हारा कैसा होगा, सिर्फ होगा रियल, मूल हमारा सिर्फ क्या होगा, वास्तविक होगा। हम समान या असमान की बात नहीं करेंगे, या क्या कहेंगे बताओ तुम, सिर्फ समान होगा, सिर्फ कहेंगे हमारा मूल तुम्हारा क्या है, वास्तविक, समान असमान नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारी बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें और कुछ पढ़ना होता है बताओ अब नहीं। अब इसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना होता है, वो व्हाट प्रॉब्लम, यही ना वो सीधा चल
क्या बोलते हैं इसको? सीधा 40 होता है। वही तो बात है। अब तुम्हें इसमें क्या आएगा, वो और प्रॉब्लम आएगा, वो तुम्हें खुद से करना है, वो तो अभ्यास की चीज है। यहाँ हमारा फॉर्मूला, इसके बाद तुम्हारा क्या है? AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में क्या तुम्हारा भाई? तो अरिथमेटिक एपी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, देखो भाई इसमें थोड़ा इसमें कुछ टर्म है, ए है, एन है, डी है और टी है। ये टर्म तुम्हारा होता है, टर्म ये तुम्हारा क्या है भाई? प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। एन तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ये डी तुम्हारा क्या है? मतलब कॉमन डिफरेंस। और टी एन तुम्हारा क्या है? अंतिम पद कहो या इसको एनवा पद, इसको कहो तो अंतिम पद, अंतिम पद कहो या तुम कहो इसको एनवा पद। एनवा पद। ठीक है, जैसे कोई मान लो एपी ही खत्म होगा 10 पर, मतलब उसमें 10 एक टर्म है, जो है 10वां टर्म जो होगा वही मेरा टीएन है ना। और मान लो वो एपी में 20 को टर्म है, अब हमको 10वां टर्म निकालना है, तो वो 10वां टर्म जो है, अब हम एपी में भले ही 50 को टर्म है, लेकिन 10 को निकालना, हमको 10 निकालना है ना। तो वही जो 10वां टर्म है वही मेरा एनवां टर्म भी है और वही मेरा अंतिम टर्म भी है। ठीक है, किसी एपी में यदि हमको जो भी टर्म निकालना हुआ होगा उसी को हम मान लेते हैं क्या? अंतिम, उस सवाल के लिए, उस सिचुएशन के लिए। अब मान लो किसी एपी का हमको निकालना हो 10वां पद में और निकालना हो 15वां पद में, तो 10वां पद भी जो है शुरुआत के समय के लिए वो अंतिम पद है, और 15 भी क्या है हमारा? अंतिम पद है ना। वो समझने के लिए बोल रहे हैं, उसमें कुछ और भी टर्म हो सकते हैं, लेकिन सवाल में तुमको यूज करने के लिए वो टीएन का मतलब हमेशा थोड़ा क्या होना है? अंतिम पद। ठीक है, 10वां है मतलब T10, 15वां है मतलब T15, 16वां है तो T16, 100वां है तो T100। ठीक है, एन रहेगा तो एन रहेगा तो वहाँ देखना होगा टीएन कौन सा टर्म। जैसे बोल देगा एन बराबर 20, तो वो हमारा T20 निकालना पड़ेगा, T20 वो 20वां पद मेरा हो गया। ठीक है, अब किसी एपी का जो एनवां पद होता है, किसी एपी का जो एनवां पद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला। अब जहाँ तुमसे पूछेंगे तो Tn क्या है बाबू? अंतिम ये तुम्हारा क्या है बाबू? एन क्या है? और डी क्या है? तुमको याद है ये एन और ये एन दोनों क्या होता है? ठीक है, जी सर। चलो, अब तुम्हें इसके बाद तुमको जानना होता है लगातार एन पदों का योग। ठीक है, इसका होता है फॉर्मूला क्या? बराबर होता है n-1 इंटू डी। जहाँ जो भी है मान वो पहले वाला ही उसका अर्थ है। n का मान नंबर ऑफ टर्म ए, प्रथम पद, फिर से n पदों की संख्या, डी। ठीक है, कभी कभी तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें दे देगा Sn और हमसे पूछेगा तुम बताओ Tn। तुमको क्या तुमको दिया रहेगा? Sn। हमसे क्या पूछेगा? Tn। जब हमको Sn पता हो तो Tn निकालने का फॉर्मूला बोलूँगा क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला। जी सर। n पदों का योग और n-1 पदों का योग हटा देंगे ना उसमें से हम, तो क्या निकल जाएगा? हम और टी मतलब यहाँ पर क्या तुम्हारा Tn है? अंतिम पद। अंतिम पद। ठीक है, अच्छा Sn निकालने के फॉर्मूला और होता है। Sn बराबर होता है n/2 A प्लस L। a प्लस l, जहाँ a हमारा क्या है बाबू? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और l तुम्हारा क्या है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। ठीक है, क्या हमने इसमें और कुछ लिखा था फॉर्मूला? हाँ है, बताओ क्या? अंतिम से
एनवा पद निकालना। तो उसके लिए तो हम क्या करेंगे, डी कर देंगे, माइनस सिर्फ वही करना है, जो लास्ट में होगा उसको ए मान लेंगे, 8 2 है ना, उल्टा और हम डी को निगेटिव कर देंगे। मतलब डी मेरा पहले था 5, अब हो जाएगा -5, पहले था 10, तब हो जाएगा -10। इवन नंबर क्या इवन नंबर? इवन नंबर नहीं करा सर 10 इवन नंबर का प्रथम 10 वही वाला पूछा क्या बोला फिर से? प्रथम 10 10 इवन नंबर पैकेज का योग संख्याओं का योग, ये सब रहता है ना, संख्याओं का इसका योग। फॉर्मूला, हाँ इसका फॉर्मूला मुझे नहीं, हमको सब याद रहता है। तुमको फॉर्मूला कल तो करेगा यार, तुम डायरेक्ट निकालना है ऐसा फॉर्मूला से, जी सर। जो एसन का फॉर्मूला है तुम वहां से उसको निकाल लेना, हो गया। प्रथम 10 से नेचुरल नंबर का तुमसे सम पूछेगा, इवन का सम पूछेगा, तुम पहला मान लो कि 2 है, अगला 4 है, फिर 6 है, फिर निकालेंगे लास्ट टाइम, हम हो गया, खत्म कहानी। जिस क्लास में आप है वहाँ फॉर्मूला आपको नहीं चाहिए इसका, वहाँ आपको हमेशा इसी के यूज से निकालना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए आप दिमाग लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मनीष कुमार, क्या तुम सब ठीक है इसमें? हाँ? जो हमारे नहीं आ रहे, आ रहे हैं सर। और इसको मिटा दे हम। इसमें कुछ एक चीज और था जो तुमको जानना, तुमने पहले पढ़ा है, और वो पढ़ा है क्या कि 3 संख्या एपी में हो तो क्या। 3 संख्याएं यदि मान लो कि तुम्हारा नंबर है 3 को, ए है, बी है और सी है, बोली तुम्हारा किसी बताओ एपी में हो तो क्या होता है कि जो बीच वाला टर्म होता है, सुन रहे क्या बोल रहे तो, बीच वाला टर्म का जो दुगना होता है वो पहले और लास्ट का सम के बराबर होता है। ठीक है, 3 संख्या एक ही में हो उसको मानना है तो क्या मानते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। यस सर याद है? यस सर। बताओ 4 को मानना है तो बताओ, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। प्लस 2 बीटा। ठीक है, यस तुमसे एक सवाल पूछेगा, एक बहुभुज में n भुजा है, उसके अंतःकोणों का योग बताओ। तो n साइड वाला जो पॉलीगन होगा उसके अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग। देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री। मान लो कोई हमारा पॉलीगन है जिसमें 12 गो साइड है, ठीक है, पूछेगा उसके सभी अंतःकोण जो है इंटीरियर एंगल, तो उसका सम बताओ, तो क्या हो जाएगा 12 - 2 गुने 180। ठीक है, तुमको इस तरह के याद तुमने तो भूल जाएगा, याद रहेगा। ये थोड़ा परीक्षा का सवाल है, परीक्षा में दे देगा कि एक बहुभुज जिसके n भुजा है और उसके जो अंतःकोण है उस समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है, तो तुम उसका जो है क्या करो भाई, n का मान बताओ। तो उस सब सवाल में ये सब फॉर्मूला लगता है। ठीक है, पांचवा पद नहीं लिखा। 5वां पद 4 को तो इसी तरह कहानी खत्म हो जाएगा। 5 को आएगा तो वहाँ ले लेंगे 3 बीटा, अल्फा माइनस 3। ये तुम्हारा बता किसमें तरह हो गया, एपी का हो गया ये। अब तुम्हें पढ़ना है त्रिभुज का। त्रिभुज पढ़े थे ना आप लोग? हाँ जी सर। त्रिभुज में सबसे पहले क्या आता है, थेल्स पर बता दो कोई किसको, हमको याद है। बताओ, तुम बताओ मनीष। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो अन्य 2 भुजाएं के अनुपात में विभाजित होती बैठ जा तुम, खाली इसी और किसी को नहीं आता है ना, है तो गड़बड़ाएगा बउआ, तुम ना तो लिख के आया गड़बड़ा जा, लिखने में गड़बड़ा जाना तो चटवा कहेंगे मेरे। परीक्षा आ गया है, अब बोलने में गड़ाते हैं हम। त्रिभुज की यदि त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो वहाँ क्या होता है, बाकी 2 भुजाएं डिवाइड हो जाता है ना। और तुम्हें कब लगाना है थेल्स, तुमको ये पता है ना? जी सर। जब त्रिभुज में हमको दिया रहे समांतर भुजा, लिख देगा भुजा समांतर है, तो वहाँ समझ जाना है क्या करना है। इसका उल्टा बताओ क्या है भाई? अगर समांतर नहीं दिया हुआ, अनुपातिक दिया हुआ है उसमें थेल्स उल्टा क्या है, थेल्स का बता विलोम आएगा तब क्या लिखेगा? बताओ ना उसका। यदि किसी त्रिभुज में
और भुजा अनुपातिक दिया हुआ तो वो थेच पढ़ने का विलोम से वो भुजा अनुपातिक होता है तो वह जो दो रेखा होता है ना एक आपस में दूसरे क्या के होता है? समांतर हो जाती है। ये क्या है बात थेच पढ़ने का विलोम। इस सब नहीं, इस सब ना आपको याद है? नहीं। बढ़िया है, नहीं सुने लेके याद परीक्षा में सवाल थोड़ी सब आएगा। आपको पहले से सब पता हो गया कि एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा तब नहीं करते हैं याद, है ना? इसको छोटा वाला सब तो नहीं, इसको याद करो फुर्ती में तुम लोग देख फाड़ देंगे हम। नेक्स्ट थेल्स के बाद इसमें कुछ इसके बाद जरा क्या आता है? समरूपता। समरूपता। समरूपता के बारे में जानते हैं हम। 3-4 को रूल है, जैसे पहला है ए, फिर है एस, फिर है ए, देखो यही तीनों जगह और कुछ थोड़ी बनता है एग्जाम में, यही दो तीनों है। ASA वहाँ लिखा ना क्या रे? ASA नहीं और ASA सर्वांग संहिता में है। जानता है। लगता है 3-4 को होता है जहाँ तक चार हमको है। याद है। समरूप 3 होता है और ये तो जो है ना ये इसी का हाँ एक वो part है। RHS RHS यहाँ कहाँ कौन देखा RHS? कहूँ तो अप्लाई किया RHS नहीं सर, कहूँ नहीं सर्वांग किया, संहिता। ठीक है? तो यहाँ देखो घबराओ नहीं। तो ये 2-3 को जो है तुमको लगाना है, हमेशा इसी पर काम आता है। तो ये तुम्हारे से होता है कुछ क्राइटेरिया है, इसको कसौटी का हो, विगणित कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है? तो 2 ट्रायंगल समरूप होते हैं यदि उसके तीनों एंगल क्या हो बताओ? मतलब हम उसको कहते हैं हिंदी में कि वो समानुकोणिक हो। 2 त्रिभुज समानुकोणिक होंगे तो तुम्हारा क्या होगा? वो समरूप होगा। या उनकी भुजाएं अनुपातिक हो तब भी तुम्हारा क्या होगा? समरूप होगा, ठीक है? उनका रेशियो बराबर हो, साइड का प्रोपोर्शनल हो तब भी वो सिमिलर होंगे, और यदि वो इक्वी एंगुलर है तब भी तुम्हारा क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है? ये 2 बातें। 2 ट्रायंगल सिमिलर है, 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका सभी एंगल बराबर होगा, ये कंफर्म है, सत्य बात है हमेशा। और उनका जो साइड होगा वो कैसा होगा? सिमिलर, मतलब रेशियो उनका प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपातिक होंगे, अनुपातिक होंगे। ये बात पता हो जाता है कब? जब सिमिलर होता है तब। जब तुमको सिमिलर दिखाना हो तब तुम्हें क्या दिखाना पड़ता है? कि भाई तीनों एंगल बराबर है। यदि बराबर है तो वो सिमिलर होगा। भुजाएं अनुपातिक हैं तब क्या होगा? वो सिमिलर होगा। 2 साइड है उसके बीच, 2 साइड का रेशियो, 2 साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तब तुम्हारा क्या होगा? वो सिमिलर होगा। या उससे भी बढ़िया तुम्हारा क्या था? एक ट्रायंगल का 2 एंगल खाली दूसरे के 2 एंगल के बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये सब बात। अब जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो तुम्हें क्या क्या बात है वो तुमको ध्यान रखना है कि भाई पहला है तुम्हारा कि मान लो कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, है ना? तो उनका जो परिमाप का जो अनुपात होता है ना? परिमाप का अनुपात क्या होता है? उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके परिमाप का अनुपात उनके शीर्षलम मतलब अल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। जब वो सिमिलर होते हैं तो उनके सरकमफेरेंस मतलब परिमाप का जो अनुपात होता है उनके संगत माध्यिका मतलब मीडियन के रेशियो के बराबर होता है। उसके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होता है। 4 को बात तुमसे हमेशा पूछेगा, भुजा, माध्यिका, शीर्षलम और कोण समद्विभाजक। ये 4 को बाद जो होगा ना, चारों के रेशियो का क्या होगा? बराबर, लेकिन संगत मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है? मतलब वो वही होगा जो उसके भुजा का अनुपात होगा, ठीक है? और तुमसे इसी में तुमसे क्या पूछेगा? क्षेत्रफल का भुजाओं के वर्गों के अनुपात। अब यहाँ सब वही बात है, खाली तुमको वर्ग कर देना कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो उनका जो एरिया का अनुपात होगा वो उनके संगत भुजाओं के बराबर होगा। ये तुम लोग को नहीं पढ़ना है ना, ये सब तुम्हारा सिलेबस से हटा हुआ है, तुम लोगों को पढ़ना है। तुम लोग में है, ये लोग में नहीं, ठीक है? फिर
फिर तुमसे पूछेंगे क्षेत्रफल का जो रेशियो है वह उसके संगत शीर्ष लंब के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। संगत माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। संगत जो शीर्ष कोण है उसके समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर। ये सारी बातें तुमसे पूछेगा परीक्षा में, तुमको तो प्रूफ करने के लिए आएगा। तो आपको ये सब आता है ना कि तुम सब भुलाइल है, आता है ये सब प्रमेय को 10 बार 5 बार बनाएगा तो याद कर लो, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम 5 मार्क्स में आएगा। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग अनुपात के बराबर हो। सर एक में देखिए थेल्स पढ़ने में 2 नंबर था दिया। संयोग वाला बात है, क्या गलती करें। से आ गया। सिद्ध तो करना ही। हाँ तो करना, हमारे पास ऑप्शन है, तुमको नहीं बनाना है। अगला सवाल देख लो। चलो ठीक है बाबू, हमने जो कहा तो समझ गया ना। ये सब किसकी बात है? त्रिभुज की बात। त्रिभुज में के बाद तुमको आता है पाइथागोरस प्रमेय। बताओ क्या है वो पाइथागोरस प्रमेय? किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा के वर्ग का योग अन्य दो भुजा के वर्गों के अनुपात बराबर होता है। इसका विलोम तुम्हारा क्या है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं समकोण बोल देना है, बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ठीक है। और त्रिभुज हमारा समकोण है। प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग है ना अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ये सब चीज तुमको कंठस्थ करना है, इसका प्रमेय प्रूफ तुमको करने आना चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय में इन सब का इस्तेमाल खूब होता है, समरूपता का, वो याद होगा। प्रूफ जब किए तो तुमको तुम देखा है, तुमको देखा है ऐसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई त्रिभुज। और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय। इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट रिजल्ट भी था, रिजल्ट तो याद होगा। ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज था, माध्यिका का जो वर्ग था वो इसके गुना के बराबर था, है ना। 4-5 था रिजल्ट तुमको बताया था, रिजल्ट बताया तुमको बताया गया था। ये सब तुम रखो याद, ना रहेगा याद तो बहुत कष्ट है। कुछ सवाल चल आएंगे ऐसा जहाँ डायरेक्ट उसी का इस्तेमाल होगा, तो बना नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो पाइथागोरस के बाद नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा। लगे हाथ वही पढ़ लेते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा ज्योमेट्रियन है। यस सर, इसका ऑब्जेक्टिव देखो क्या कहता है स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त है, यदि एक वृत्त को स्पर्श करते कोई रेखा गुजरेगी तो क्या कहेंगे उसको भाई? स्पर्श रेखा कहेंगे। इस स्पर्श जहाँ पर टच करता है उसको क्या करते हैं बाबू? केंद्र का उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। और यदि हम इसके वृत्त के केंद्र से इसको मिला देंगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया? त्रिज्या। और त्रिज्या जो होता है इस रेखा पर क्या होता है? 90 डिग्री लंब होता है। बोलो हाँ या ना? जी सर। लंब होता है। जो स्पर्श रेखा पर लंब होता है उसको एक और नाम से जानते हैं, इसको अभिलंब कहा जाता है। जो इसको आप कहेंगे नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है बाबू? इसको टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट खींच सकते हो सब बताओ? इनफाइनाइट है कि नहीं? अब पूछेंगे एक सर्कल का एक पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ एक ही चाहिए। जी सर। एक सर्कल पर है और पॉइंट बाहर में है तब सर 2 खींच सकते हैं। 2 सर्कल है और एक पॉइंट है तब 4 एक 2 यहाँ पर 2 यहाँ। ठीक है, सर्कल हमारा अंदर है तब एक अंदर में है तो सर यहाँ से नहीं खींच सकते हैं कोई भी टेंजेंट। ठीक है, एक ऐसा रेखा जो सर्कल को काट के जाता है उसे कहते हैं बाबू छेदक रेखा, सेकेंड कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड नहीं सेकेंड, CSACENT। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया स्पर्श रेखा का बेसिक बात। ठीक है, अब तुम्हें इसमें कुछ और बातें हैं तुमको ध्यान होना चाहिए।
तुमको ये सब याद आ रहा है? यस सर। हम्म? यस सर। तो बताया गया था कि यदि एक वृत्त है, यदि एक बाहर से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इनकी लंबाई क्या होती है? समान बराबर होता है। मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो पी और बी तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तुमको बताए थे कि ये जो हमारा एंगल यहाँ बनता है, ये दोनों एंगल, मान लो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। बोलो क्या होगा? मुंह से खोलक होगा, बोला करो। यदि हम केंद्र से इस बाह्य बिंदु को मिला देंगे तो ये जो रेखा होगा ना, इस दोनों को उनको दो भाग में बांटता है। मतलब यह रेखा जो है इसका भी समद्विभाजक है और इस शीर्ष कोण का भी क्या तुम्हारा है? ठीक है। यस सर। फिर इसमें तुमको इसके बाद और तो वो क्या तुमको जानना चाहिए, यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए यही देखो अलग से मान लो। मान लो तुम्हारा वही कहानी है कि एक बिंदु है बाहर, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है। देखो यहाँ यदि हम इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, ये जो है ना स्पर्श बिंदु P और मान लेते हैं A और B, ये भी को मिला देंगे तो यहाँ जो बनेगा ना एंगल, ये दोनों एंगल द्वारा क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या द्वारा होगा? ये बराबर होगा। और ये तुमसे पूछेंगे कि यहाँ जो एंगल बनता है ये क्या होता है भाई? तो इसका डबल होता है, इसका डबल यहाँ बनता है, ठीक है। यदि तो है थीटा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 थीटा, ठीक है। इस त्रिज्या और जीवा के बीच में जो एंगल बनता है वो इस शीर्ष पर के कोण का क्या होता है? दुगना। नहीं, यहाँ आधा होता है, यहाँ दुगना। चाहो तो हम चेक कर सकते हैं। ये मान लो 10 है तो ये तो क्या हो जाएगा? 10। ये क्या तुम्हारा हो जाएगा? फिर 120 तो हो जाएगा 160 और फिर थोड़ा 20 चलाएगा, ठीक है। ये तुम्हें जो एंगल यहाँ होगा तो उसका डबल तो क्या मिलेगा? ठीक। तुमको थोड़ा बताया गया था तुमको एक चीज कि एक त्रिभुज है ना, यदि उसको बाह्य स्पर्श करता है तो इस त्रिभुज का जो ए बी सी P और Q है ना, ये जो त्रिभुज का परिमाप होता है, ए बी सी का जो परिमाप होता है ना, इसका अधिया इस तरह किसके बराबर हो जाएगा? इस तरह हो जाता है ए बी के बराबर। ये सब याद किए, प्रूफ ये सब थोड़ा प्रूफ भी किए थे, ये सब प्रॉपर्टी हम मतलब ये त्रिभुज है ना, इसका परिमाप जो होगा इस बाह्य बिंदु जो किसी स्पर्श रेखा इसकी लंबाई के बराबर होगा। ये सब हमने सवाल प्रूफ किया है, हमारे किताब में तो सवाल है, सब बनाया गया है। इसी में तो एक सवाल आता है कि भाई तुमको कह देगा कि एक वृत्त है, ठीक है, और इसको क्या घेर रहा है? एक रॉम्बस, मतलब एक तुमको घेर रहा है तो त्रिभुज है थोड़ा समानांतर ए बी सी डी। यदि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो, है ना, और थोड़ा क्या करे? सर्कल को घेरेगा तो ऑटोमेटिक थोड़ा क्या बन जाएगा? रॉम्बस बन जाएगा। तुमको इस सिद्ध करने के लिए आता है, कहेगा थोड़ा यदि ये आयत है तो थोड़ा ऑटोमेटिक थोड़ा क्या बन जाएगा? वो वर्ग, ठीक है। इस तरह के सवाल कैसे प्रूव करते हैं ये सब हमने पहले देखा है, समझा है। बस खाली आपको उसको रिवाइज करना है। रिवाइज कीजिएगा, परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल थे हम लोगों ने किया है ना, उनको आप रिवाइज कीजिएगा। वो सब हमारा फॉर्मूला नहीं है, वो सब टैक्टिस है। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, प्रैक्टिस होता है, कैसे मारना है, उसको प्रैक्टिस कहा जाता है, ठीक है। तो वो टैक्टिस है सवाल को सॉल्व करने का। नेक्स्ट, स्पर्श रेखा में तोरा कोई फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला नहीं, ठीक है। बस फॉर्मूला के नाम पर यहाँ एगो लगता है क्या? पाइथागोरस। ये यहाँ बहुत तो लगता है, और वो थोड़ा कब तक लगता है? वो जब आपसे पूछता है त्रिज्या, स्पर्श रेखा की लंबाई। हाँ, एक सवाल तुमसे पूछेंगे हम
कि मान लो कि एक वृत्त है और यहाँ से हमने खींचा है एक स्पर्श रेखा पी क्यू, ठीक है। तो तुमसे पूछेंगे बाबा इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? पी क्यू होगा। ये तो हमारा क्या है? पी क्यू स्पर्श रेखा की लंबाई। ये ओ से ओ क्यू क्या है हमारा? बाह्य बिंदु की केंद्र से दूरी है। कह देगा कि एक वृत्त है, उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, वहां से हमने खींचा स्पर्श रेखा, तो उसका कैसे बनेगा फिगर? ये वृत्त हो गया, यहाँ से इतना दूर हमने एक बिंदु लिया और हमको यहाँ से क्या खींचना है? स्पर्श रेखा। ऐसा हो गया। बोलेगा तुम इसका त्रिज्या बताओ, तो इसको मिला देंगे ऐसे। यस सर। इस तरह के सवाल में क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है सुशांत कुमार। हाँ दिल रहेगा। इस तरह का सवाल तो हम लोग पढ़े हैं ना पहले, है ना? अब देखो आसपास के बाद तुम्हें क्या पढ़ना होता है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तुमको याद है क्या है तुम्हारा ये? बताओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे बताओ थोड़ा पहला फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। बताओ हुआ तुम क्या? तुम बताओ बोलूंगा फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2। बस चुप रिकॉर्ड हो रहा है बाबू, चुप हो जा, भाग जाएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रिकॉर्डिंग चल रहा था बाबा, तुम मुंह लेके लड़का है। खुद से कुछ नहीं बोल दिया करो। नहीं यार, कब याद कीजिएगा? अगला साल। नहीं सर याद कर रहे हैं अभी। x2 माइनस x1 कोई बात नहीं, x1 माइनस x2 हो गया देखो। x1 माइनस x2 हो जाए चाहे y2 माइनस y1, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा ठीक है ना बुआ? Yes, sir. अब ये तुम्हारा डिस्टेंस है, दो बिंदु हमको मालूम पता है P और Q। Yes, sir. इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम लगा देंगे इसका। Yes, sir, लगा निकाल देंगे। इसी बिंदु में से एक हो जाए मूल बिंदु, मतलब ओरिजिन हो जाए, और तब तुमसे पूछेगा मूल बिंदु तुम बताओ दूरी, तब हाँ सर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जो बिंदु देगा ना उसी को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसका रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो गया? मूल बिंदु से दूरी। तीसरा इसमें होता है क्या बताओ? विभाजन सूत्र। चलो बुआ कोई बताओ फुर्ती पीछे से, कोई बताओ। डिवीजन फॉर्मूला x2 minus 1 हाँ बोलो x2 plus x1 by 2 y2 plus बस हो y1 गया। फिर रिकॉर्डिंग में बहुत mx2 plus है ना। उसका फॉर्मूला होता है mx2 plus mx1 by 2 प्लस mx1 m1 plus m प्लस n और फिर तुम्हारा m y2 सेक्शन फार्मूला है। और ये अंत क्या बोलते हैं? इसी को तो कहते हैं वो फॉर्मूला है ना, सर इसी को सेक्शन फार्मूला। बोलो 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 नहीं बोले इसी को कहते हैं अंतर विभाजन सूत्र। हाँ, बड़े कमाल के आदमी आप लोग हैं। परीक्षा में मान लो सब नॉन लिखा तो कहेगा सब पढ़वे नहीं किए हैं। नहीं सर बोले हम नहीं, तुम बोलो नहीं, तुम इस समझ कर रखो कि अंतर विभाजन तुम्हें बहुत बात, तुमको बहुत तरह से लगा से पूछा था यार, पूछो नहीं, खाली हंसीएगा है ना। mx2 इसी का नाम विभाजन, अंतर विभाजन, डिवीजन फार्मूला या फिर सेक्शन फार्मूला, एक के चीज सब चीज है। अब इसी में ऐसा कह देगा बाह्य अंतर, ये तो अंतर हो गया ना। कहेगा बाह्य, तो बोलो खुद बोलो क्या करेगा बाह्य में? जहाँ है ना वो प्लस वहाँ लगा देंगे माइनस, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? बाह्य डिवीजन। ठीक है, वो तुम लोग को तो नहीं पूछा है कभी भी, ये लोग एक आदर पूछ लेता है।
कभी कभी जब रेशियो निकालते हैं आप, जब रेशियो निकालने जाएंगे, क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है कि बंद हो रहा है? हो रहा है। कभी कभी आप रेशियो निकालने जाएंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा -1, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती हो गया, वो सही है। यदि आएगा रेशियो माइनस में, इसका मतलब है कि वो डिवीजन हमारा एक्सटर्नल है, मतलब बाह्य डिवीजन है, बाह्य विभाजन। वहाँ पर हमने बताओ क्या तरह विभाजन हो रहा है, बाहर से हो रहा है। और यदि रेशियो निकाले आपको आ गया प्लस में, तो वो हमारा अंतर विभाजन, डबल डिवीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें क्या आता है, मध्य बिंदु फार्मूला, या कहते हैं उसको है मीन पॉइंट फार्मूला। बोल दो क्या तरह होता है, x1 plus x2 y1 plus y2 इस सबको याद है रे, ये बहुत आसान है। आसान है ना। यस सर। x1 plus x2 y2 y plus y2 by 2। अब इसमें चौथा तुमको आएगा 5वां नंबर फार्मूला, केंद्र निकालने का, है ना। बताओ तो आप होने x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 by 3। हो गया। ठीक ठीक, यहाँ बताओ, यहाँ बटा में कितना y1 plus y2 plus y3 by 3 हो ठीक है। अब तुम्हें पूछेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्र मतलब। सर याद है। तुम्हें x1 y2 minus बिंदु पता रहे, y1 x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या तरह होगा, 1/2 x1 plus y2 minus y3 x1 into y2 minus y3। तो प्लस बोल रहे हैं सर इंटू बोले थे, y2 minus प्लस x2 into y3 minus y1 x3 into y1 minus y2। ठीक है, क्या लगा दिए, मोड़ लगा दिए। इसी में तुमसे पूछेंगे कि इन तीनों का संरेख होने की बताओ सर, यही लगे बराबर 0 हो जाएगा। है ना। तुमसे कहेगा तुम इसका सद बताओ कि संरेख हो जाए, मतलब एक लाइन में हो जाए, तीनों तो बराबर। उसका फॉर्मूला ना तुम चाहो तो लिख सकते हो, मतलब जो है ना ये हरा तो 1/2 ठीक है, अब बराबर और तुम इसमें क्या लगा दो, तुम बराबर 0। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा संरेख होने की शर्त। तो हमको जहाँ तक पता है कि निर्देशांक ज्यामिति में सवाल जितना भी आता है सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जी सर। फॉर्मूला याद है सवाल बनेगा, नहीं याद है तो खा रही है मुंह तक की बस। ठीक है, आई होप कि आपको सब याद है कि नहीं याद है। याद है। तो याद होगा, नहीं होगा याद। हो जाए। सर एक बार देखें तो याद रहेगा। अरे अभी पढ़े ना हो, हाँ कुछ यही हुआ है सेंट्रल फॉर्मूला। आपको पढ़ना है क्या? बस एक ही को होता है, एक और होता है ऑरिजिन से, मतलब जरा पढ़ना नहीं है। ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस तो ऑरिजिन निकालता है। ठीक है, ये तुमको ऐसा नहीं पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस। एक लाइन में फॉर्मूला उसके ये आप लगा सकते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस तो है ही नहीं। आप कैसे करोगे, आप 3 पॉइंट मानोगे ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, कोई दो को देखने के जोड़ के देखेंगे, तीसरा के बराबर आ गया तो संरेख है, मतलब है, नहीं आएगा तो कर देंगे नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें किसके लिए, हमको नहीं और नेक्स्ट व्यक्ति के लिए हमारा हुआ। ठीक है, आपके लिए ही बातें हैं। लेकिन अब इसके आगे बताओ पढ़ो, इसके बाद आगे द्वारा क्या है, इसके बाद अब त्रिकोणमिति। अब इसके बाद तुम्हारा त्रिकोणमिति, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। अब तुम्हें बताया इसमें क्या तरह का तो रेशियो है, 6 तरह का। साइन है, cos कॉस है, tan, cot, cos है, sec है, cosec कोसेक है, सेक है और कॉट। बोलो वह साइन क्या होता है? b by b h by p b by ट्रिग्नोमेट्री बड़ा महत्व है। सरौथी में बुलाया होगा। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा स्ट्रांग है। 30 डिग्री और कमान नहीं, सब याद सब है। याद देखो है। ना। मानव अब यहाँ तुमसे पूछेंगे साइन थीटा का तुम बताओ संबंध कौशिक से क्या होता है।
सर गुना करेंगे गुना तो करेंगे वन तो हो जाएगा। जाएगा। तुमसे पूछेंगे बाबू तुम बताओ कि तुम्हारे पास है टाइन, तुम्हारे पास है कॉस, गुना करेंगे। वन हो जाएगा। तुमसे पूछेंगे तुम बताओ बुआ कॉस, तुम्हारे पास है सेक, गुना करेंगे वन हो जाएगा। इसी प्रकार तुमसे पूछेंगे कॉसेक बराबर क्या होगा, तो 1/sin। tan बराबर क्या होगा, 1/cot। कॉट बोलो tan तो क्या होगा, 1/cot। सेक क्या 1/cot। होगा, 1/cos। थीटा। ठीक है, cos थीटा बोल रहे हैं हम, तो cos पढ़ दे रहे हैं, वो जैसे स्लैंग वर्ड हो गया, वो अच्छी वर्ड मतलब पूरा नहीं पढ़ रहे हैं हम, आप लोग पूरा पढ़िए। ठीक है, सेक थीटा हो गया तुम्हारा। फिर इसके बाद इसका स्क्वायर में रिलेशन क्या है, तो स्क्वायर में जैसे साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 बराबर 1। फिर यहाँ तुमसे पूछेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ है मान लो tan स्क्वायर थीटा, यहाँ घटाओ की जो घटाओ बराबर 1। पूछेंगे तुमसे मेरे पास है cosec स्क्वायर और cot स्क्वायर क्या है, ये तो आपसे पूछ लिया हम एकदम सोच में, इसमें घुमा फिरा क्या करेगा, लिख देगा यहाँ cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, तब हो जाएगा -1। इस पर ध्यान रखिएगा, परीक्षा में रहेगा लेकिन तो वही लिखल है जो हम देख रहे हैं, जी सर। बट लिखल कैसे रहेगा, ऐसे लिख देगा cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। पूछेगा कि इनमें से कौन ऑप्शन है, और रहेगा पहले रहेगा 1। अरे आ गया खर्च बाद मेरे तो गड़बड़ा आ गया कहानी, है कि नहीं। तो बचपन में आपने अरे भैया तो माइनस को नहीं ना आएगा, हो लीजिएगा तो कॉमन ऑब्जेक्टिव में आएगा ज़्यादा। तो फंसा लेगा वैसे। ये उसी प्रकार से बचपन में तुम्हें कहानी सुना था कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं फसल है ना, लेकिन आपको कितनों कह देंगे फंस जावे कीजिएगा, इवन कभी कभी हम ही फंस जाएंगे। एक सामान्य से बात होती है, बताओ शिकारी जाल फेंकेगा, जाल से फेंकेगा, कथी है चिड़िया को तो कथी है जाल बिछाएगा कहाँ, आसमान में नीचे चलो आगे देखो, अब इसके आगे तुम्हें जानना है अब क्या अब देखो तुमसे पूछेंगे बाबा तुम बताओ मेरे पास 0 डिग्री है ना, 90 बताओ साइन 0 उल्टा करेंगे तो cos। यहाँ cos बन रहा है। चलो बताओ कॉट क्या होगा, अनंत कैसे इसका उल्टा होगा। उसका उल्टा हम तो भाग नहीं फिर रूट 3 होगा सर। यहाँ बताओ रूट 3 1/√3 0 अब बताओ यहाँ 1 0 यहाँ बताओ 1/√3 मुझे पूरा विश्वास है कि आप सेक और मुझे कोसेक सेक का उल्टा कोसेक याद होगा। यस सर। ये सारी बात यूनिवर्सिटी का तो बेसिक फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है ना। अब तुमसे पूछेंगे बताओ साइन का बताओ वैल्यू कॉस में, साइन 45 डिग्री बराबर cos मिलता है। साइन थीटा बताओ कॉस में, 1 ध्यान रहे ये जो है ना फार्मूला प्लस माइनस में होता है, लेकिन हम लोग खाली पल से पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको जो न्यूमेरिटी पढ़ना है ना उसमें थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो आप जब 10th के बाद आगे जाएंगे तो वहाँ समझिएगा क्या बात है बालक, क्या कुछ कह रहा है कि
तो इसमें जो है ना आप प्लस माइनस का लगेगी कि नहीं लगेगा बताओ। कल लिखा हमको नहीं लगाना था, ठीक है, क्यों हो गया, बढ़ गया। मनीष ये कुछ लिखा आया था, ध्यान नहीं दिए। चलो ठीक। देखो यहाँ पॉज कर दो।